मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद प्रोफेसर में। आज का लेक्चर क्लास 10th के लिए होने वाला है। इस लेक्चर में हम मिरर्स में जो रूल्स और केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के वो करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो ऊपर वाले डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव होती है, नीचे वाले नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको साइन कन्वेंशंस नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो फिज़िक्स विद प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है रूल्स एंड केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। पहला मिरर हम लेंगे कनकेव वाला। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। 4 रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला रूल लेते हैं। पहला रूल क्या है? अगर हमारे पास ये एक मिरर है, इसको हम पीछे से पॉलिश करें तो कौन सा मिरर बनेगा? कनकेव वाला मिरर बनेगा। ये हमारे पास ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हम बोलते हैं पोल। और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे एक और होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में क्लियर कर ली है। ठीक है, अच्छा, पहला रूल क्या है कि अगर लाइट रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस में से पास हो जाता है ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ नीचे से लाइट रे आई, वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस में से पास होती है। ठीक, ये पहली वाली रे है, फर्स्ट रे ये, और ये सेकेंड रे। ठीक, इसी तरह से बहुत सारी रेज हो सकती है जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद इस कनकेव मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से पास होती है। इसको हम कैसे लिख लेंगे? इसको हम लिखेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light is parallel to principal axis after reflection from concave mirror, it passes through प्रिंसिपल फोकस। समझ आ रहा है? ठीक है, इंग्लिश जो है मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, सो whenever ray of light is parallel to principal axis of reflection from the concave mirror, it passes through principal focus। ठीक है, कोई भी लाइट आ सकती है, वो किसी भी जगह हो सकती है, इसके पास हो सकती है, इसके दूर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, पर पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल है तो वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होके जाएगी। ठीक है, ये पहला वाला रूल था। हम रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, केसेस नहीं पढ़ रहे। केसेस अलग है, रूल्स अलग है। ठीक है, ये समझो। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर हमारे पास एक मिरर हो इस तरह का, इसको हमने पीछे से पॉलिश किया होगा, तो ये कौन सा मिरर बन गया? कनकेव। ये लाइन जो है ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं पोल, जहाँ पे टच कर लेता है। यहाँ पे एक और पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस, यहाँ पे एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कर्वेचर। होप आपको ये समझ आया होगा, ये आपने पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए पिछला वाला लेक्चर। अगर एक लाइट रे जो है फोकस में से पास हो जाए इस तरह से, किसे? फोकस में से पास हो जाए, इसको टच करने पे, यहाँ पे मिरर को टच करने पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने पे ये जो लाइट है इस तरह से जाएगी। समझ आ रहा है? अगर एक लाइट रे फोकस में से पास हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यही लिख लेते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes थ्रू principal focus after reflection, it moves
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी जो भी लाइट जो है फोकस में से पास हो जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, फिर मतलब रिफ्लेक्शन के बाद। ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही लाइट आए, यहाँ नीचे से भी ऐसे लाइट जा सकती है, वो भी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस में। जो भी लाइट आप फोकस में से पास कराओगे वो लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। होप दूसरा भी आपको समझ आया होगा। हम तीसरे वाले रूल पे आ जाते हैं, 2 रूल्स खत्म हो गए हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं आ रहा है समझ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर हमें नहीं समझ आया, फिर से समझाइए। हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने की आपको। हमारे पास ये है कनकेव मिरर, इसको हम पीछे से पॉलिश करते हैं। ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं पोल, इसको हम बोलते हैं फोकस, इसको हम बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है, एक रूल है हमारे पास कि अगर कर्वेचर में से लाइट रे पास हो जाए, ठीक है, कर्वेचर में से ऐसे, ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? ये वापस आ जाएगी सेम पाथ से, इसी पाथ से वापस आ जाएगी, जहां से जा रही है वहीं से वापस भी आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं डॉटेड से। ये लाइन आप देख लीजिए, ये आगे जा रही है लाइन, ठीक है, लेकिन फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट जो है सेम पाथ से वापस आ रही है। होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास होने के बाद ये लाइट जो है सेम पाथ से वापस जाती है। इसका रीज़न भी है, मैं आपको समझाऊंगा रीज़न इसका क्या है। अच्छा चलिए आगे इसको लिख लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स थ्रू, या पासेस थ्रू आप लिख सकते हो, या पासेस थ्रू ही लिख लो, ठीक है, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन it moves along the same path. अगर हमारे पास एक लाइट जो है वो किससे पास हो जाएगी? वो कर्वेचर से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट है वापस इसी रास्ते से जाती है। इस वाले केस को हम, ये वाला हमारा थर्ड वाला केस है, ठीक है। अच्छा, इस केस को हम थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं कि क्यों जाती है कर्वेचर में से वापस, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, आपकी बुक्स में नहीं लिखा होगा लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, ठीक है। अच्छा, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसको मैं समझाता हूँ कि ये कर्वेचर में से पास क्यों होती है। बाकी रूल्स आपको समझ आए होंगे लेकिन ये वाला रूल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास अगर एक सेफियर हो, इस सेफियर का एक सेंटर होता है, इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम मिरर्स बनाए इसमें से, इसको हम यहाँ से ऐसा कर ले, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कनकेव बन गया, कन्वेक्स बन गया, अंदर से पॉलिश बाहर से पॉलिश, ठीक है, जो आपने पढ़ा है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा, मुझे बता दीजिए, अगर मैं पूरा सर्कल मान लूं, मेरे पास इस सर्कल को अगर मैं आपको बोलूं कि नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, तो आप नॉर्मल कैसे? एक सेफियर मान लेते हैं। क्या है ये? सेफियर मान लेते हैं, एक सेफियर। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस सेफियर का आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। आप सेफियर का नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? मैंने इससे पहले आपको बोला था कि अगर हमारे पास एक प्लान सरफेस हो, अगर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस हो, उसका नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये मेरा हाथ है, ये एक सरफेस है, मैं ये पेन लेके इस पर फिक्स करूँगा। ये पेन लेके मैंने इस पर फिक्स कर दिया ऐसे, ये जो मेरे पास ये वाला पेन है, ठीक है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इस पर LP लगा के फिक्स कर दिया। अब ये जो पेन है इस सरफेस के लिए नॉर्मल है। नॉर्मल वो वाला पॉइंट होता है, जो वो वाली लाइन होती है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाए। क्या ये पेन इस हाथ के साथ 90 डिग्री बना रहा है? ठीक है, दिख रहा है आपको 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूं फिर भी 90 है, ठीक है, ऐसे करूं फिर भी 90 है, जिस तरह मूव करो 90 हो जाएगा, क्योंकि पेन फिक्स किया गया है। ये पेन जो है इस हाथ के लिए क्या है? नॉर्मल है। इसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूं, आप इमेजिन कर लीजिए एक फुटबॉल हमारे पास, एक फुटबॉल जो हमारे पास है, उस फुटबॉल पे मैं आपको कह रहा हूं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। आप कैसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे? ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करना किसी भी सेफियर पे बहुत आसान है। क्या आसान है?
अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, आप सीधा एक सेंटर से लाइन पास कराओगे, उसको सीधे ले जाओगे, दिस इज द नॉर्मल फॉर सेफियर। मैं आपको बोलूँ यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, आप क्या करोगे, इस तरह से एक लाइन लाओगे, उसको यहाँ इस पॉइंट से पास कराओगे, दिस इज नॉर्मल। सेफियर्स के लिए नॉर्मल वो वाली लाइन है जो सेंटर से पास हो जाएगी। इस वाले पॉइंट पे बोलूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, आप सेंटर से लाइन पास करोगे, उसको स्ट्रेट ले जाओगे, दिस इज द नॉर्मल। यहाँ पे बोलूँ नॉर्मल, ठीक है, आप इस तरह से लाइन एक लोगे जो सेंटर से पास हो जाएगी। जो भी लाइन, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये भी नॉर्मल है। जो भी लाइन सेंटर से पास हो जाए एक स्फीयर को, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। हर किसी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या सिंपल याद रख लो, नॉर्मल ऑफ ए स्फीयर ऑलवेज passes थ्रू सेंटर। जो नॉर्मल होता है किसी भी स्फीयर का 3D सरफेस का, वो हमेशा कहां से पास होता है, वो हमेशा पास होता है सेंटर से। किसी भी पॉइंट पे आपको कोई बोलेगा आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो, आपको करना क्या है, आप सीधे एक लाइन ले लो जो सेंटर से पास हो रही है, ऐसे इसी को एक्सटेंड कर लो आगे, दिस इज द नॉर्मल। समझ आ रहा है? अब हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ। अब पुरानी जो हमारा केस था, ये रूल था, थर्ड वाला रूल, ठीक है, कि लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने पे बेंड क्यों नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, उस पर हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, चलिए। अच्छा, मेरे पास इस तरह से मिरर था, ठीक, ये मैंने इसको पॉलिश किया था बाहर से। ये लाइट, ये हमारे पास एक लाइन थी, ये पोल शरीफ था, ये जो है फोकस था, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर था। मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती है वो इसी रास्ते से वापस भी आती है, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ से इस तरह से, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, लाइट तो है वो किस पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है। हमें इमेजिन कर लेते हैं कि ये बड़ा सर्कल है, ऐसे ये बना, ये कुछ और ही बन गया, चलो मान लेते हैं सर्कल ये, ठीक है। अच्छा, तो इसका सेंटर भी है, ठीक। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, ये हमेशा होता है, ऑलवेज। लेकिन यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं आपको बोलूँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे, ये वाली लाइन क्या है, इंसिडेंट रे, और यही लाइन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। समझ आ रहा है? यही लाइन क्या है, इंसिडेंट रे, और यही लाइन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो आप इन दोनों के बीच में अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्मल भी ड्रॉ कर लो, तो इसका नॉर्मल कैसे होगा? क्या नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है? तो क्या यही नॉर्मल होगा? इमेजिन, आप समझने की कोशिश कर लो, ये इंसिडेंट रे है और यही रिफ्लेक्टेड रे है, क्या यही नॉर्मल भी है? क्योंकि स्फीयर का नॉर्मल जो है वो हमेशा सेंटर में से पास होता है। अभी मैंने आपको समझाया पिछली क्लास में, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये इंसिडेंट रे है, यही रिफ्लेक्टेड रे है, क्या यही नॉर्मल भी है? क्यों नॉर्मल है? क्योंकि ये पूरा क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर में से पास होता है। सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और यही क्या है, यही है नॉर्मल। समझ आ रहा है? तीनों लाइंस यही है, समझ आ रहा है? अच्छा, अब तीनों लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, तीनों ऐसे हैं, आपस में कितना एंगल बना रहे हैं नॉर्मल के साथ? ये इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। यही रिफ्लेक्टेड रे है, यही नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो हमारा जो एंगल आई, एंगल आर है, वो ऑलवेज होना चाहिए। एंगल आई किसके बराबर, 0 के बराबर। एंगल आर किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास दोनों एंगल्स बराबर आ रहे हैं? होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया समझ, आप बता सकते हो, मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों यही लाइंस बन रही है,
क्योंकि स्फीयर का नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है, यही हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल पर इस तरह पूरा नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 डिग्री, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो दोनों एंगल्स बराबर है, इसीलिए जो है ये वापस जा रही है लाइट रे। होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, इस लॉ को मेंटेन करने के लिए कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है, इस लॉ को मेंटेन करने के लिए, इस लॉ को लॉ रखने के लिए, लॉ क्या होता है जो हर जगह पे वैलिड हो, इसकी वैलिडिटी के लिए जो है ये जो लाइट रे है इसी पाथ से वापस जाती है। अगर ये कोई और पाथ फॉलो कर लेती तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये ऐसे जाती, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 था इस बार, क्योंकि यही इंसिडेंट रे, यही हमारे पास नॉर्मल, सो इनके बीच में एंगल 0 पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कुछ वैल्यू था, तो ये लॉ जो है वैलिड नहीं होता, ठीक है। इस लॉ को वैलिड करने के लिए, इस लॉ को मेंटेन करने के लिए ये जो लाइट रे है इंसिडेंट रे का पाथ ही फॉलो कर लेता है। होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया समझ तो आप बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे समझाने की, हम यहाँ बैठे ही हैं आपको समझाने के लिए। अब जो लास्ट वाला रूल है, फोर्थ रूल, उसको हमें समझाते हैं, ठीक है। क्या है कि अगर हमारे पास एक मिरर ऐसे हो, इसको हमने पीछे से पॉलिश कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, कर्वेचर। एक लाइट रे ऐसे आ रही है ऊपर से, पोल पे इंसिडेंट ऐसे, ये वापस इस तरह से जाएगी कि ऊपर का एंगल इंसिडेंस होगा, नीचे का एंगल रिफ्लेक्टेड होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, हम इसको लिख लेते हैं, क्या आता है, व्हेन a ray of light is incident at pole making an angle I with principal axis it reflects below principal axis making an same angle R with principal axis। होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारे पास रूल्स थे, कितने रूल्स थे, 4 रूल्स थे, ठीक है। अब हम 4 रूल्स पे 6 केस देख लेते हैं कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर में 6 केसेस हैं, ठीक है, बहुत आसान है, उतना मसला नहीं है, ठीक है। तो इनको हम कर लेते हैं, इसको रब करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर्स में हम इमेज फॉर्मेशन के जो है केसेस देखेंगे, ठीक है। पहला वाला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहला वाला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख लेते हैं उस टाइम पे क्या होता है, आप एक चीज़ याद रखोगे, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा उससे पैरेलल रेज आती है। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको हमने इन्फिनिटी पे रख लिया है, ये मान लेते हैं, इसको हम पॉलिश कर लेते हैं। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे टच करता है इसको क्या बोलते हैं, पोल। इसके सामने एक और पॉइंट होता है फोकस, उसके सामने एक और पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा गया है, बहुत ज़्यादा दूर रखा गया है, और जो भी चीज़ हम इन्फिनिटी पे रखे, जो भी ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखे, उससे जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल होती है। सो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी, एक रे हम मान लेते हैं ये वाली। अच्छा, मुझे बताओ रूल्स में पहला रूल मैंने बोला था कि अगर लाइट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होती है, फोकस में से पास होती है।
अब ये बताओ आप मुझे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, वहाँ से कौन सी रेज आएंगी, सिर्फ पैरेलल रेज, ठीक है। दूसरी लाइट रे ऐसे आएगी, ये भी कहाँ से पास होके जाएगी, यहाँ से। सो जहाँ पे दो रेज एक्चुअल में मीट कर रही है वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला लिखना होता है कि इमेज कहाँ बनी, कहाँ पे बनी, फोकस पे। पहला लिखेंगे इमेज इज फॉर्मड एट फोकस, इमेज फोकस पे बन गया। दूसरा क्या लिखना पड़ता है, दूसरा आपको लिखना पड़ता है ये जो इमेज हमारे पास है इसका साइज क्या है, बड़ा है या छोटा है। आप मुझे बता दीजिए, हमने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, उसका साइज बड़ा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे देखो तो ये बहुत स्मॉल सा दिखता है हमें। इसको हम कहते हैं पॉइंट साइज, या इसको हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, या इसी को हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। या अगर आपको ये याद नहीं रहेगा एग्जाम में तो आप लिख सकते हो वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज़ हम लिख लेते हैं, अब ये जो इमेज है इसका नेचर क्या है। दो नेचर्स होते हैं, एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, खुद ब खुद मीट कर रही है, हम इनको मीट नहीं करा रहे बल्कि खुद ब खुद मीट कर, देखिए ये लाइट रे ऐसे आई, ये कहाँ से पास होगी, फोकस में से। ये लाइट रे कहाँ से आई, इस तरह से पैरेलल, कहाँ से होगी, फोकस में। तो ये दोनों रेज जो है खुद ब खुद मीट कर रही है फोकस पे। जहाँ पे रेज जो है एक्चुअल में मीट करे उस टाइम पे जो इमेज बन जाता है उसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। होप आपको ये समझ आया होगा। ये लाइट रेज तो खुद मीट कर रही है अकॉर्डिंग टू रूल्स कि अगर एक पैरेलल रे हो वो पास होगी फोकस में, एक पैरेलल रे हो पास होगी फोकस में से, ठीक है। तो ये दोनों रेज फोकस में से पास हुई, फोकस पे मीट किया इन्होंने, तो ये जो रेज है एक्चुअल में मीट कर रही है, दैट्स रियल एंड इन्वर्टेड। जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो उस टाइम पे मैग्निफिकेशन, एम को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये होता है हमारे पास नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे शो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चार चीज़ें हम करेंगे, ठीक है, मैन चार चीज़ें, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ये काफ़ी है। अच्छा, एक पांचवी चीज़ भी लिख लेते हैं। पहले आप समझ लीजिए मैग्निफिकेशन होता क्या है। एम ये होता है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज बाय ऑब्जेक्ट। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आएगा। आपने साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं ना, इमेज का जो साइज है वो नीचे होगा थोड़ा सा, ठीक है, यानी यहाँ इमेज तो बनी हुई थोड़ी सी ऐसी होगी इस तरह से, ठीक है, होप आपको ये दिख रहा होगा, यानी ऐसी इमेज होगी इस तरह से नीचे बनी हुई, थोड़ी सी छोटी होगी, बहुत छोटी, पॉइंट साइज पर ऐसे बनी होगी, ठीक है। इसके उल्टा अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है इसके उल्टा बना होगा, इसको हम बोलते हैं रियल इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज जो है उसका जो हाइट है वो नीचे की तरफ है यानी माइनस, ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर की तरफ है यानी प्लस, ठीक है। मैग्निफिकेशन को लिख लेते हैं माइनस आई बाय ओ। क्यों लिखा मैंने माइनस यहाँ पे, क्योंकि ये जो माइनस है ये इंडिकेट करता है ये जो इमेज बना है ये थोड़ा नीचे की तरफ बना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज डिस्टेंस है वो इमेज हाइट है वो 2 है और जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो 10 है, ठीक है, फिर भी हमारे पास 1/5 आएगा, यानी कोई नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। वो नंबर किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ऊपर वाला माइनस है, ठीक है, इसलिए हमने मैग्निफिकेशन को लिखा नेगेटिव। होप आपको समझ आया होगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा याद रख सकते हो, जब भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। ये रीज़न है मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों होगा, ठीक है। चलिए, अब पहला वाला केस हो गया, अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं। When object is placed beyond या behind आप लिख सकते हो सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब देखिए हमारे पास ये है मिरर, कौन सा मिरर है, इसको पीछे से पॉलिश करेंगे तो कौन सा मिरर बनेगा,
कनकेव, शाबाश। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को पोल, यहाँ पे क्या होता है? फोकस, यहाँ पे क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट इसके पीछे कहीं रखा है, यहाँ पे ऐसे। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल आएगी ऐसे, ठीक है। अब ये पैरेलल रे कहाँ से पास होगी? फोकस में से। यो हमने रूल केसेस में पढ़ा है कि जो भी पैरेलल रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होती है फोकस में से। तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरी लाइट रे जहाँ से आपको मर्जी हो वहाँ से आप ला सकते हो। हम यहाँ से भी ला सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे टच किया, फिर उसके बाद ऐसे जाएगी, ठीक। अच्छा, तो आप देख सकते हो ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है ब्लैक वाली, ये ऐसे आ गई और यहाँ पे ये मीट हो गए। तो इमेज कहाँ बन गई? इधर बन गई इमेज। समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज इमेज। अच्छा, अब आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें। पहली चीज़ हम क्या लिखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा था, वो तो हमने लिख लिया। दूसरी चीज़ यानी जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इमेज के बारे में, उसमें पहली चीज़ क्या लिख लेते हैं? हम लिख लेते हैं इमेज कहाँ बनी। तो इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज इज फॉर्मड बिटवीन सी एंड एफ। यानी जो इमेज है वो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनी है। दूसरी चीज़ आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लिख लेते थे कि ये जो इमेज है इसका साइज़ बड़ा है या फिर छोटा है। अब देखिए, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटा है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं डिमिनिश्ड, या फिर अगर किसी को याद नहीं रहे वेरी स्मॉल, या अगर ये भी याद ना रहे आप लिख सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, तीसरी चीज़ हम क्या लिख लेते हैं? थर्ड वन। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी इमेज जो है वो उल्टा हो ऑब्जेक्ट के, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है इमेज इसके उल्टे अगर आ जाए, यानी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इस तरह से है इमेज ऐसे आए उल्टा, ठीक है, इस टाइम पे इमेज को हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले बोर्ड पे मैंने आपको समझाया था कि जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। सो मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगा? नेगेटिव के बराबर आएगा। एक बार फिर से मैग्निफिकेशन में समझाता हूँ। मैग्निफिकेशन बराबर होता है I/O, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ पे मैग्निफिकेशन, इमेज क्या है? नीचे बना है तो -I हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? ऊपर होगा तो प्लस होगा। सो मैग्निफिकेशन हमारे पास नेगेटिव है। मान लेते हैं इमेज का साइज 2 है, ऑब्जेक्ट का साइज 10 है, ठीक है। सो हमारे पास ये माइनस होगा पर, ठीक है। सो -1/5, ठीक है, ये नंबर माइनस में है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन वो किस में है? नेगेटिव में है। ऐसे याद नहीं रहेगा, सिंपल याद रखो, रियल एंड इन्वर्टेड है तो क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको रब करके आगे बढ़ जाते हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा वाला केस है वो है When object is placed at C, जब ऑब्जेक्ट को C के ऊपर रखा जाए। हम देख लेते हैं इस केस को भी। इसको मैं पॉलिश करूंगा पीछे से। पॉलिश करने पे आप मुझे बताओ कौन सा मिरर? सर यह बन कनकेव। सर ये कनकेव बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे पोल, इसको हम बोलेंगे फोकस, इसको हम बोलेंगे कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, उसे डिनोट करेंगे। ये लाइट रे सीधी आएगी, ये कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे फोकस में से पास कराते हैं। फोकस में से पास करने के बाद ये कहाँ से पास होगी? ये इस तरह से पास होगी, ठीक है। यहाँ मीट करेगी। सो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ नीचे बनेगा कुछ, इसको हम बोलते हैं आई, इमेज। आपको समझ आ रहा है? उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। जब हम ऑब्जेक्ट रख लेते हैं सी पे, जो इमेज है वो भी सी पे बन जाती है लेकिन इन्वर्टेड नीचे की तरफ बन जाती है। अच्छा, तो क्या चीज़ें लिख लेते हैं? पहला, इमेज इज फॉर्मड एट, कहाँ बनी है? सी पे ही बनती है, एट सी। दूसरा,
साइज ऑफ इमेज कितना है। अगर आप इस साइज को देखोगे और इस साइज को देखोगे आपको बराबर लगेगा, ठीक है। मैं हाथ को हिला नहीं रहा हूँ, ठीक है, कसम खा लो मुझसे, ठीक है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल जब आप करोगे ना अपनी कॉपी पे, वहाँ पे आपको परफेक्ट आएगा अगर आप पूरा स्केल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसा साइज होगा इमेज का, ठीक है। इमेज की चीज़ हम लिख लेते हैं। तीसरा, नीचे बन रहा है, क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज़ मैंने फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट करती है उस इमेज को हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये लाइट रे जो है यहाँ से आई, इसको यहाँ से पास होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या यहाँ से आई, इसको पास होना पैरेलल ज़रूरी है, तो ये खुद ब खुद यहाँ मीट कर रही है, मैंने तो नहीं मीट कराया, ये तो खुद ब खुद मीट कर रही है, ठीक है। तो इस वाले इमेज को हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। और याद रखोगे फोर्थ चीज़, रियल एंड इन्वर्टेड का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है मैग्निफिकेशन नेगेटिव, आई बाय ओ लिख लेते हैं। सो मैग्निफिकेशन होता है, यहाँ पे इमेज है माइनस आई में, नीचे है तो माइनस होगा, ऑब्जेक्ट जीरो में तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अगले केस की तरफ, जहाँ पे हम इमेज को चेंज करते, ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं और इमेज उसके साथ साथ चेंज होता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा हम क्या कर रहे थे, ठीक है। मतलब हम ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इमेज पीछे आ रहा है। ऑब्जेक्ट को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, पहले इन्फिनिटी था, फिर सी के पीछे, फिर सी पे, अब इन दोनों के सी और एफ के बीच में इमेज धीरे धीरे करके पीछे आ रहा है, ठीक है। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इस तरह से हम लेते हैं, इसको हम करते हैं पॉलिशवा। पॉलिशवा करने के बाद हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। इस लाइन को आप बोलो क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं कर्वेचरवा, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इन दोनों के बीच में, ये है ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे। एक लाइट रे जो है वो ऐसे आएगी। अब बताओ ज़रा, ये लाइट रे जो है रेड कलर की लाइट रे कहाँ से पास होगी, सर ये फोकस में से पास होगी। चलो शाबाश, हम इसको फोकस में से पास कराते हैं ऐसे। दूसरी लाइट जहाँ से आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको अच्छा लगे, आप फोकस में से इसको यहाँ से निकाल सकते हो, आप यहाँ से इधर ला सकते हो, जो जैसा आपको अच्छा लगे। फोकस में से सर निकाल दो, ये रहा फोकस में से लाइट रे, ठीक है। अब ये क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीट कर रहा है, इसके पीछे आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। सो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड, ये हमारे पास ये सी रहा, ये हमारे पास इमेज है, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा होगा। इमेज कहाँ बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है ना, थोड़ा सा सी के पीछे बन रहा है, थोड़ा ज़्यादा कुछ भी बने पर सी के पीछे बन रहा है, ठीक है। ऐसा आपको समझ ना लगे तो हम इसको सी को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेते हैं, ये रहा सी, ठीक है। अच्छा, अब सी के पीछे बन रहा है इमेज, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। पहले बताओ, इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड या बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज बन रहा है, क्लियर, सी के पीछे इमेज बन रहा है। दूसरा बताइए, दूसरा क्या लिख लेते थे हम, सर दूसरा हम लिख लेते हैं इमेज का हाइट। अब देखो एक बार ऐसे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, सो इमेज, इसको हम कहते हैं एनलार्ज्ड, क्या कहते हैं, एनलार्ज्ड इमेज। एनलार्ज्ड मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है इससे थोड़ा सा बड़ा है, ऑब्जेक्ट जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है, ऑब्जेक्ट जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा होने पे इसको हम कहते हैं एनलार्ज्ड इमेज, थोड़ा बड़ा है। अगर आपको एनलार्ज याद ना रहे, आप कह सकते हो लार्जर, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, जो दोनों में से आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे हाइफन डाल के आप ये भी लिख सकते हो। तीसरी चीज़ हम क्या लिखते थे, किसी को याद है, मैं आपको बोल रहा था ये रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट। अच्छा, क्या रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, खुद ब खुद मीट कर रही है और ये नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट वाला बताइए, मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव, मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है। जब दोनों में से एक नीचे या ऊपर हो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो इमेज नीचे हो, उस टाइम में मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अगर दोनों ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, हो गया तीसरा भी। अब फोर्थ वाले केस पे चलते हैं। पहला इन्फिनिटी, फिर इसके ऊपर, फिर यहाँ पे, फिर अच्छा ये फोर्थ वाला केस था।
सॉरी, दिस वाज द फोर्थ वन। ठीक है, देखिए पहला हमने इन्फिनिटी पे देखा था, इन्फिनिटी पहला था, इन्फिनिटी। फिर उसके बाद इसके पीछे लाया सी के पीछे, बियॉन्ड सी, फिर सी पे लाया एट सी, अब इन दोनों के बीच में बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब आ रहा है समझ, देखो देखो पहले इन्फिनिटी पे था, दूर था। ठीक है, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी के पीछे लिया, इमेज कहाँ बना था, इन दोनों के बीच में बना था, नीचे इमेज। ठीक है, फिर एट सी लिया था तो इमेज भी सी के पास बना था, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर बिटवीन सी एंड एफ, और ये पीछे पीछे जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे आगे जा रहा है, इमेज पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, अब हम नया देख लेते हैं, वो होगा एट एफ। ठीक है, सो फिफ्थ वाला सारा रब कर लेते हैं। फिफ्थ वाला, when object is placed at f, f किसको कहते हैं, फोकस को कहते हैं। ये बात हमने क्या बनाया, मिरर बनाया। इस पे एक लाइन ऐसे ले ली, चलो ये नहीं दिख रहा है, ये वाली लाइन लेते हैं, इस पे लाइन ऐसे ले ली, इसको क्या बोलते हैं, पोल सर, इसको फोकस सर, इसको कर्वेचर सर, कर्वेचर सर नहीं कर्वेचर। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसके ऊपर रखा है ऐसे, लाइट रे क्या आएगी, पैरेलल, कहाँ से पास जाएगी सर, फोकस में से पास जाएगी। दूसरी लाइट रे कहीं से भी लाओ, जहाँ से आपकी मर्जी हो, सर यहाँ पे टकरा है इधर, ठीक है इधर पे टकरा है, हाँ टकरा लो, यहाँ से क्या जाएगी, ऐसे जाएगी। क्या ये दो रेज मीट कर रही है, आप देखो ये दो रेज क्या है, पैरेलल रेज, क्या है, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज। ठीक है, ये दो रेज क्या है, पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज हमेशा इन्फिनिटी पे मीट करते हैं। ये मीट तो करेगी पर कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। होप आपको समझ आया होगा। ये है इमेज, ये था ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा पहला चीज़, इमेज कहाँ बना, इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे बहुत दूर जो है इमेज बन जाएगा, क्योंकि बहुत दूर जाने पे हो सकता है ये लाइंस दो मीट करें। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इस वाले केस में कि जो पैरेलल दो रेस होती है वो इन्फिनिटी मीट करती है। इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत दूर। ठीक है, सो बहुत दूर जाके ये मीट करेगी। दूसरा, आप बता दीजिए मुझे साइज, क्या ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाईली एनलार्जेड, हाईली एनलार्जेड इमेज, बहुत बड़ी इमेज है भाई, बहुत बड़ी इमेज। ठीक है, अच्छा तीसरा, क्या ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, आप देखो ज़रा, क्या ये नीचे बन रहा है, हाँ सर नीचे बन रहा है। जब नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड होगा, और ये रेज एक्चुअल में इन्फिनिटी में मीट कर रही है, तो ये इन्वर्टेड और रियल होगा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी इमेज जो है नीचे की तरफ बने इस प्रिंसिपल एक्सीस के, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड हमेशा रियल होते हैं, याद ऐसे ही रखोगे। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन, मैंने जो फोर्थ मैग्निफिकेशन बोला था, रियल इन्वर्टेड का मैग्निफिकेशन सर नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव आएगा। ये सारी चीज़ें आपको होप समझ आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की। यहाँ तक अगर आप आ चुके हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी हेल्प कर लीजिए, और हम फिर जो है एनर्जी मिल जाती है, उसके बाद जो है हम और वीडियोस लाते हैं। कोशिश करेंगे आपको हर कोई कंसेप्ट जो भी बोर्ड के लिए होगा वो आपका क्लियर हो जाए। अच्छा जी, लास्ट वाला केस लेते हैं। ठीक है, बोर्ड की हालत ख़राब। 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, यानी पोल और एफ के बीच में। ठीक, इसमें हम बनाते हैं, ये रहा हमारे पास मिरर, इसको पॉलिश कर लेते हैं पीछे से, ये मान लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस अपनी, ये मान लेते हैं पोल, ये फोकस, ये कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट रखना है इन दोनों के बीच में, ये रहा ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे जो है पैरेलल आएगी, या ये पैरेलल, ये ऑब्जेक्ट वो है। ठीक है, ये पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक, फोकस में से पास होकर आगे चली गई।
दूसरी लाइट रेज जहाँ से आपको मर्जी हो वहाँ से आप ला सकते हो। सर पोल पे ला सकते हैं या फिर कर्वेचर पे ला सकते हैं, जहाँ पे आपकी मर्जी हो, नो वरीज, जहाँ से आपको मर्जी। मैं पोल पे लाता हूँ दूसरी लाइट ब्लैक कलर में, ठीक है, ये यहाँ से नीचे से जाएगी इस तरह से, ठीक है। क्या ये दो रेज इनके बीच में यहाँ कम डिस्टेंस, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, जितना ये लाइन आगे जाएगी और इतना ही आगे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो यहाँ तो ये कहीं मीट नहीं करेगी, इधर तो मीट नहीं करेगी, यहाँ इस साइड में मीट कभी नहीं करेंगी, इस साइड में मीट कभी नहीं करेंगी। तो हमें क्या करना है, इनको एक्सटेंड करना है। कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ। मैं इस वाली रे को एक्सटेंड कर लेता हूँ पीछे की तरफ स्ट्रेट, ठीक है, फिर डॉटेड से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से, ठीक, फिर डॉटेड से दिखाएंगे इसको ऐसे। एक्सटेंडेड लाइन को हमेशा डॉटेड से दिखाएंगे। इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ पीछे ऐसे, ठीक है, डॉटेड से दिखाता हूँ इसको भी, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा दोनों को और बढ़ाते हैं ज़रा सा, ठीक, यहाँ मीट कर रही है। अच्छा, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा एक्सटेंड कर, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक, होप आपको दिख रहा होगा रेड लाइन, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बनेगा इमेज। ज़रा यहाँ से आपको समझ आ रहा है क्या हुआ? अच्छा, तो पहली चीज़ बता दीजिए आप मुझे, इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज इज फॉर्मड ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर। मिरर की दूसरी साइड में इमेज बन रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ आप मुझे बता दीजिए, इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, इसको हम कहते हैं हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। तीसरी चीज़ आप मुझे बता दीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड है ना, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। कहाँ है रियल एंड इन्वर्टेड? क्या ये ऊपर की तरफ है? ये भी ऊपर की तरफ है। मैंने आपको कहा था रियल तब होता है इमेज जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही है। क्या ये एक्चुअल में मीट कर रही है, यानी या हमने इनको मिला लिया ज़ोर ज़बरदस्ती, ठीक है, हमने इनको क्या किया, ज़ोर ज़बरदस्ती मिला दिया इनको, ठीक है। जहाँ पे हम इन डॉटेड लाइंस का सहारा लें, जहाँ पे हम लाइन को एक्सटेंड करें, उस वाले इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वर्चुअली ऐसे बोलते हैं। और इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, जैसे ऑब्जेक्ट है उसी की डायरेक्शन में इमेज भी है, दोनों ऊपर में है, तो इस वाले केस को हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वर्चुअल वा एंड इरेक्ट वा। एक और चीज यहां पे ही, फोर्थ, जो भी रियल और इन्वर्टेड होती है उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव, जो वर्चुअल एंड इरेक्ट उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। कैसे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव सर, ये बता दीजिए। लास्ट केस में मैग्निफिकेशन सर होता है I/O, होता है, पता है सर। अच्छा, मैग्निफिकेशन यहाँ पे होगा। अब I क्या है, इमेज का हाइट, सर वो तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस I लिखेंगे, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ, इसको भी प्लस लिखेंगे, दोनों प्लस आएंगे, ठीक है। दोनों को क्या लिखेंगे, दोनों को प्लस लिखेंगे, M = प्लस I प्लस O, ठीक है। अच्छा, सो M किसके बराबर आएगा, सो वो आएगा I/O, पॉजिटिव में आएगा, सो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। I का वैल्यू हो सकता है 10, इसका वैल्यू 2, 2 1s are 2 5s are, सो I का वैल्यू आएगा 5, पर किसमें, पॉजिटिव में, सो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अच्छे से कोशिश की हमने आपको समझाने की। अब आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, हमें बोल सकते हो। हम कोशिश करेंगे नए लेक्चर में आपको वो चीज़ क्लियर कराने की। या अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सर वेरी गुड, कीप इट अप, जो भी आपको अच्छा लगे। और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को फिज़िक्स विद प्रोफेसर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।